हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम फिर से आ गए अगला टॉपिक को लेकर कि बेसिस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो बेसिस के प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि एल्केलीज क्या होता है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि बेसिस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, बेसिस को क्लासिफाई करेंगे हम लोग, वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एल्केलीज क्या होता है। ये जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था बेस के ऊपर, वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज जो है ना एल्केलीज के बारे में पढ़ते हैं। बहुत आपका क्वेश्चन होगा, सर एल्केलीज क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। कोई बात नहीं है, तो हम डिस्कशन कर देते हैं कि एल्केलीज क्या होता है। तो एल्केलीज देखिए, बेसिस विच आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। वैसे बेस तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी मेटल के लास्ट में अगर हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ है तो वो बेस होता है। तो कोई भी बेस, ठीक है, मेरे बात को ध्यान दीजिए कि कोई भी बेस अगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, वो भी कंप्लीटली पूरी तरह से, अगर कोई भी बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम एल्केलीज। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एल्केलीज। मेरे साथ आप बोलते जाइए, तो जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना उतना ज़्यादा आपको दिमाग में याद होते जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, बताइए कि एल्केलीज क्या होता है? कि वैसा बेस जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, उसे ही बोला जाता है एल्केलीज। अब एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा लोग इसका? देखिएगा एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल NaOH, ठीक है। उसके बाद KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारा क्या है? ये सारा एल्केलीज है। तो इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए, हम बार बार वही बात बोलते हैं कि अभी मैं लिखूंगा इसको पूरा तो थोड़ा समय लग सकता है, तो दोगुना रफ्तार से हमको देखिए, ठीक है। तो ये जितने सारे आप बेस देख रहे हैं ना, ये वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए ये सारे चीज को हम लोग, ये सारा को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एल्केलीज बोलते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सभी एल्केलीज बेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जितने भी एल्केलीज होते हैं वो सारे बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्केलीज नहीं होते हैं। इस बात को मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, ऑल द एल्केलीज आर बेस बट, इस बात को ध्यान रखिएगा, बट all the bases are not an alkali। ठीक है, कहने का मेरा बात समझ रहे हैं आप? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गजब का बात बता रहा हूं, बहुत ही गजब का, कि all the alkalis are base। जितने भी एल्केलीज होते हैं ना, सारे बेस होते हैं, लेकिन ऑल द बेसिस आर नॉट एल्केलीज। सभी बेसिस एल्केलीज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, सभी बेसिस एल्केलीज नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी एल्केलीज बेस होते हैं, ठीक है। ये सारा जो आपको बेसिस है, ये सारा एल्केलीज तो है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अब इसका एग्जाम्पल दीजिए कि ऑल द बेसिस आर नॉट एन एल्केलीज। सभी बेस एल्केलीज नहीं होते हैं,
इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड, या इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, या कॉपर हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से FeOH का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये जो आपको दिख रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, या फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस तो हैं, ये सारे बेस तो हैं, ये सारे बेस तो हैं, लेकिन बच्चा लोग ये सारे बेस तो हैं, ये दोनों बेस तो हैं, लेकिन ये एल्केलीज नहीं है, ये एल्केलीज नहीं है। इसी तरीके से ये एल्केलीज नहीं है, क्योंकि ये जो बेस आपको दिख रहा है, ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इसी के लिए इसे हम लोग एल्केलीज नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा होगा एल्केलीज क्या होता है। मैंने कुछ एल्केलीज का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने ये भी बताया कि सभी एल्केलीज बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस एल्केलीज नहीं हो सकते हैं, और उसका हम एग्जाम्पल भी दिए। जैसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये बेस तो होता है परंतु एल्केलीज नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है वही एल्केलीज होता है। उसी तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है, लेकिन एल्केलीज नहीं होता है, क्योंकि यह भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो आई थिंक ये सारा टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग कैसे इस बेस को क्लासिफाई करेंगे। देखिए बच्चों लोग, अब हम लोग जो है ना बेसिस को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। बेसिस को कैसे क्लासिफाई करते हैं, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस जिस तरह से हम लोग एसिड को क्लासिफाई किए थे ना, उसी तरह से हम लोग बेसिस को भी क्लासिफाई अभी करने वाले हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। बेसिस का जो भी बेसिस है उसका जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम लोग देखें तो बेसिस के दो प्रकार होते हैं। अभी मैं लिखूंगा, ठीक है। यानी हम लोग बेसिस का जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वह जो है उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से करने वाले हैं। किसके हिसाब से करने वाले हैं? उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से करने वाले। तो देखिएगा इधर ये स्ट्रेंथ है, कोई भी जो बेसिस होते हैं उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से बेसिस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, एक होते हैं वीक बेस, ठीक है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। अब आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं और वीक बेस किसे कहते हैं? तो देखो बच्चा लोग, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होता है जो वाटर में कंप्लीट आयोनाइज कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं complete ionization of such bases which undergoes the complete ionization in water, ठीक है, in water, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें वीक बेसिस का तो हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों डेफिनेशन हो गया। कहने का मतलब फिर से देखिएगा कि वैसे स्ट्रॉन्ग बेस कैसे जानेंगे कि वो चीज़ स्ट्रॉन्ग बेस है, वो चीज़ वीक बेस है? देख के पता करेंगे क्या? देख के पता करेंगे, ओ देखो रे भाई स्ट्रॉन्ग बेस है, वो देखो रे भाई वीक बेस है, ऐसे तो पता करेंगे नहीं जी।
तो कैसे करेंगे, उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना कुछ मेथड, कुछ ना कुछ पार्टिकुलर चीज़ होना चाहिए जिसके वजह से हम उसको जान पाए कि हाँ भाई वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक बेस है। भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको छुओ नहीं, तुम्हारा हाथ जल सकता है। वो वीक बेस है तो उसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, पता तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो पूरी तरह से वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, वो उनका जो OH- आयन रहता है जितना उस कंपाउंड में, वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज कहने का मतलब उसके जो आयंस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका जो आयंस होता है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मैं बता दूं, ऐसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ये वाटर में क्या करेगा, जब डिसॉल्व करता है तो क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किस में बदल जाता है, Na+ और प्लस में हाइड्रोक्साइल आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। इसी चीज को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन कैसे पता चला, वाटर में जैसे ही डिसॉल्व किया ये आयंस जो है इसके पूरी तरह से क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, यानी जो है टूट गए। ये Na+ आयन अलग हो गया, OH- आयन अलग हो गया। या मतलब ये देखिए पूरी तरह से आयोनाइज हो गया है कि नहीं हो गया है, पूरी तरह से इसका आयंस एक दूसरे से अलग हो गया है। इसी का मतलब होता है आयोनाइजेशन। तो वैसे बेस जो पूरी तरह से वाटर में आयोनाइज कर जाते हैं उसे ही बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर बोला जाए बच्चा लोग तो क्या हो सकता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो वो चैप्टर में नहीं पढ़ाया हूँ, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक चीज़ आपको पढ़ाऊँगा कि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप से यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। उसी तरीके से मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए, हेलिना की रब से फरियाद। अब ये कहोगे सर ये है क्या आखिरकार, तो ये जो है ना आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका मैं खुल के डिस्कशन करूंगा। फिलहाल में आप इतना जान लो, ये पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स है। ग्रुप फर्स्ट के पहला ग्रुप का एलिमेंट है ये। इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे जैसे ही हम आते हैं, ऊपर से जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इसी के लिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा, रुबेडियम होगा, सीजियम होगा, फ्रांसियम होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक वाला कैरेक्टर जो है, बेसिक यानी सबसे ज़्यादा बेसिक फ्रांसियम होगा, उसके बाद सीजियम होगा, उसके बाद रुबेडियम होगा, उसके बाद पोटासियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा और सबसे कम लिथियम होगा। ठीक है, लिथियम जो है वीक बेस की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन सोडियम और पोटासियम स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे मैं और लिख सकता हूँ, रुबेडियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा RbOH। ठीक है, सीजियम मतलब रहने दीजिए, सीजियम रहने दीजिए या लिख लीजिए CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारे जो है ना ये किसके कैटेगरी में आते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आते हैं। जितना पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते जाइए उतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चूंकि ये दोनों जो बेस है इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, इसी के लिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं कि ये बेसिक नेचर होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो आपको ये बात समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। ये सारा जितना आप देख रहे हैं ना ये सारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा।
इसको मैं एडिटिंग में कटवा दूंगा, डोंट वरी, आपका हम समय नहीं लेंगे। जो आप देख रहे हैं इसको मैं ना सेपरेट कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। इधर जो है स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात होगी, इधर जो है वीक बेस के बारे में बात होगी। मैं कचरा नहीं करना चाहता हूँ। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए बच्चा लोग, अब हम लोग वीक बेस का एग्जाम्पल देखेंगे। तो वीक बेस का एग्जाम्पल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, ग्रुप सेकंड जो होता है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप सेकंड, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे, तो देखिए ग्रुप सेकंड में जाइए आप, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। क्या है इस एलिमेंट सबका नाम मैं गिना देता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये सारा जो एलिमेंट्स है, चूंकि इसमें भी वही बात होता है, जैसे ही हम टॉप से बॉटम आते हैं तो ये बेसिक कैरेक्टर जो है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। टॉप से बॉटम आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो डेफिनेटली है कि वीक बेस होगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो जो है थोड़ा स्ट्रांग होने लगेगा, उसके बाद इसी फ्लो में जो है स्ट्रांग होते होते चला जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होगा, यानी BeOH का होल टू जो होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होगा, वीक बेस होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं। और उसी तरह से मैग्नीशियम भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और उसके बाद फाइनली आपको हम बता देते हैं, ठीक है। वैसे हम ये जो बनाए थे वो समझाने के लिए बनाए थे। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा जो है ना थोड़ा वीक बेस होता है। क्या होता है, थोड़ा वीक बेस होता है। अब एक और मैं बात बता रहा हूं, अगर जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी बहुत सारे आयंस जो है वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब वीक बेस में क्या है, पूरी तरह से आयंस सेपरेट नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते, बहुत कम मात्रा में, वेरी लिटिल अमाउंट में जो है आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज इससे आप पता कर सकते हैं, क्या, देखिए, लेस कंडक्टिविटी, सॉरी हाई कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिविटी होगा स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी होगा बहुत अच्छा होगा, यानी बहुत अच्छे से उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस जो है बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा फ्री आयंस उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा अच्छे से। सिमिलरली इधर जो है क्या होगा, चूंकि इसमें वीक बेस में बहुत कम मात्रा में फ्री आयंस होते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तो कंप्लीट आयोनाइज आयंस नहीं हो पाता है,ண்ட் कम ही आयंस जो है सेपरेट हो पाते हैं वीक बेस में। तो इसी तरीके से ये जो है ना लेस कंडक्टिविटी होगा, लेस कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी आई जो है रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यहाँ जो है लेस कंडक्टिविटी होगा। जितने ज़्यादा, एक बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जितने ज़्यादा फ्री आयंस उतने ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा फ्री आयंस उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ये बात ध्यान रखिएगा। और जितने कम फ्री आयंस उतने कम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। तो चूंकि जो है ये जो स्ट्रॉन्ग बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें अगर हम वायर्स वगैरह कनेक्ट करके, बैटरी वगैरह कनेक्ट करके अगर बल्ब जलाए तो बहुत ही अच्छे इंटेंसिटी के साथ, बहुत अच्छे प्रकाश के साथ जलेगा। और उसी तरह से अगर इसमें हम लोग
वीक बेस के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे, बल्ब लगाकर पूरा सर्किट जोड़ेंगे, सर्किट पूरा क्लोज रहेगा, तो उसमें अगर बल्ब लगाएंगे तो बहुत डिम लाइट में, बहुत कम रोशनी में ये बल्ब जलेगा, जिससे ये साबित हो जाता है कि जितना ज़्यादा फ्री आयंस रहेगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा कम आयंस रहेगा उतने कम इंटेंसिटी के साथ लाइट ग्लो करता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस कैसे होता है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे बेस को ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन हम लोग बेसिस को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन के हिसाब से बेस का दो प्रकार होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड बेस, एक होता है डाइल्यूट बेस। क्या होता है? डाइल्यूट बेस, एक कंसंट्रेटेड बेस, एक डाइल्यूट बेस। तो मैं एक और मार्कर ले लेता हूं यहां से। कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस क्या होता है ये आपको समझना है। तो देखिए, कंसंट्रेटेड बेस वैसे बेस होते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, सच बेसिस इन विच very less amount of water is mixed। यानी कंसंट्रेटेड बेस वैसे बेस होते हैं जिसमें बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर मिक्स होता है, बहुत कम मात्रा में जो है कंसंट्रेटेड बेस में वाटर मिला होता है, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, उसी को हम लोग कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं। सिमिलरली अब हम बात करेंगे डाइल्यूट बेस की। तो क्या होता है? सच बेसिस इन विच more amount of water is mixed। डाइल्यूट बेस वो बेस होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में, क्या? बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में वाटर मिक्स होता है, उसे बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में बोल रहा हूँ, वेरी सॉरी। डाइल्यूट बेस क्या होता है कि डाइल्यूट बेस वैसा बेस होता है जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर मिक्स होता है उसमें, तो उसी को डाइल्यूट बेस बोलते हैं। अब डाइल्यूट एसिड बार इसीलिए बोला रहा था, तो डाइल्यूट एसिड भी तो हम लोग पढ़े थे ना, इसी के फ्लो में डाइल्यूट एसिड निकल रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि डाइल्यूट बेस उसी तरह से कंसंट्रेटेड बेस होता है। डाइल्यूट बेस जिसमें ज़्यादा मात्रा में पानी मिला होता है, डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड बेस जिसमें कम मात्रा में पानी मिला होता है, कंसंट्रेटेड बेस। तो इतना बात समझ में आया। अच्छा, एक और बात मैं बता लेता हूँ। कंसंट्रेटेड बेस में क्या होता है? अमाउंट ऑफ OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन इज मोर। इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इज लेस। जाहिर सी बात है, इसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है और इसमें थोड़ा कम आयोनाइजेशन होता है, तभी तो इसमें ज़्यादा। इतना जान लीजिए, अगर कंसंट्रेटेड बेस बहुत ही कम पानी मिला है तो डेफिनेटली कि OH माइनस आयन ज़्यादा होगा। इसमें डाइल्यूट है तो OH माइनस आयन वो H प्लस वाटर में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये अगर डाइल्यूट बेस है, यानी डाइल्यूट बेस है, पहले कंसंट्रेटेड होगा बेस तब तो डाइल्यूट हुआ, तो वाटर में होता है H प्लस। वाटर जो होता है, वाटर पहले मैं बता रहा हूँ, वाटर जो होता है उसमें दो आयंस पाए जाते हैं, H प्लस और प्लस में OH माइनस आयन। चूंकि ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। चूंकि बेसेस जो होते हैं वो OH माइनस आयन देंगे डेफिनेटली है। अब वाटर वाला H प्लस आयन मिलके उसको क्या कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो बेसिक वाला गुण होता है धीरे धीरे जो है धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होते जाता है, और इसी के लिए
जो कंसंट्रेटेड बेस होता है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते रहता है, यानी धीरे धीरे जो स्ट्रॉन्ग बेस होते रहता है वो धीरे धीरे वीक में कन्वर्ट होते रहता है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब देखिए, चूंकि ये कंसंट्रेटेड बेस है तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। चलो ये सब तो आपको समझ में आया, क्योंकि OH माइनस आयन ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत अच्छे से, इसमें थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम, ठीक है बच्चा लोग। तो आई थिंक ये सारा बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो होता है उसके बेसिसिटी के हिसाब से जो है एसिड के कितने प्रकार होते हैं, एसिडिटी के हिसाब से तो हम आपको वो बता चुके हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं। वो तो मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ये ट्राइबेसिक, ये तो एसिड में था। और बेसिस वाला क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, ये सारा क्या होता है हम लोग पीछे वाले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे सर ये तो पढ़ाई नहीं, तो जाइए बैक जाइए, वहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।